दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सुपर को 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। आप इसे मेरे साथ सॉल्व करेंगे और बताएंगे लास्ट में कमेंट में कि आप इसमें कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600। आइए दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि उग्रवादी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं दोस्तों, आप बाल लाल पाल के बारे में अच्छे से सुने होंगे, जो कि गरमपंथी दल के लोकप्रिय नेता थे। तो ऑप्शन में स्पष्ट हो रहा है कि सी, गोविंद रानाडे पांडे इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत, जो है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम घातक सिद्ध हुए थे? आपको याद आ रहा होगा दोस्तों कि 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे और 1916 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के साथ साथ मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ समझौता हुआ था। तो उसका कौन सा गलत परिणाम था? इसका आंसर क्या होगा ये बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर काल में हुआ, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लॉर्ड लिंगलिथगो। अब आप हमें बताइएगा कि लॉर्ड लिंगलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था। आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की और दोस्तों 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे प्रमुख कौन सी संस्था थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन जो आया था भारत में, वो कई सारी सिफारिशों को लेके आया था। तो हमें ये जवाब देना है कि इनमें से कौन सा सिफारिश सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्रीय में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी, लिबरल पार्टी। इसका सही जवाब होगा लिबरल पार्टी। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे ये बहुत ही लिबरल व्यक्ति थे, तो उन्होंने लिबरल पार्टी से ही टिकट लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हुनों के प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। आते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, एहेल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? देखिए दोस्तों, अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, तो उसके फ्रंट पेज पे ही 9 से 10 जो है सो अभिलेखों का वर्णन किया गया है और वो रामबाण की तरह होता है। किसी भी परीक्षा में, हर परीक्षा में वहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन।
तो इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन दूती। अब आते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो कि है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ना जाने कितने एग्जाम में यह कितने बार पूछा गया है और कितना प्रसिद्ध यह क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद। अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन के अंतर्गत, जो है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका शाखा से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है सो दो प्रसिद्ध शाखा महायान और हीनयान है। तो ये जो है महायान से जुड़ा हुआ था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी। अब हम 13वें प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीत शासक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे। तो ये बहुत ही तानसेन तो इतना ज़्यादा फेमस हैं, तो वो जो है वो अकबर के शासनकाल में थे। अब 14वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कोयला के लिए फेमस ही है, कोयला इसका सही जवाब होगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में क्या सही है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, और अगर उत्तरी ध्रुव से वो दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी तो ये समझ की बात है कि सर्वाधिक दूरी उसमें जो होगा वो विषुवत रेखा पे ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है। अगर आप भारत की जो भौतिक विवरणों के बारे में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपका ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आपका सामना इस क्वेश्चन से हुआ होगा, जो कि है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना महाली पहाड़ियाँ। अब आते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। महानदी, दामोदर, कोसी, गंडक। तो इसका जवाब, अगर आप बिहार से हैं तो आपको निश्चित रूप से ही पता होगा और होना भी चाहिए। इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। और अब मैं दोस्तों आपसे ये पूछूंगी कि कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन के अंतर, और जो कि है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अधिक मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लेटेराइट मिट्टी। अब हम लोग आते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर, जो है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक विषुवत चुंबकीय तरंग होती है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अब हम दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि केमिस्ट्री से लिया गया है। और अगर आप आवर्त सारणी के बारे में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप जानते होंगे इसका जवाब ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बढ़ता है। 22वें क्वेश्चन की ओर आप आइए, तो है वायुमंडल। अच्छा दोस्तों, अब आप हमें ये बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्वों को स्थान दिया गया है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम और जलवाष्प। तो इसका सही जवाब होगा धूल कण। अब हम आते हैं अपने 23वें क्वेश्चन के अंतर्गत, जो कि है किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा 0। अब हम आते हैं अपने 24वें प्रश्न के अंतर्गत। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण यौगिक। तो क्या आपको बेसिक यौगिक, मिश्रण और तत्व में अंतर पता है। निश्चित रूप से हमें ये पता होना ही चाहिए। और हमारा 25वां क्वेश्चन, दाब का बीमीय सूत्र क्या है। तो इसका सही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर
बी। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ और आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप इसमें कितने नंबर ला पा रहे हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर और अभी मैं उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुई हूँ टेक्नोलॉजी से, इसीलिए मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। पर मेरी जो कंटेंट है और मैंने जो ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो मैंने काफ़ी अपनी सेल्फ स्टडी करके, पढ़ के, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, सारे घटना चक्र सारे का मैंने अध्ययन किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मुझे जो रिपीटेड क्वेश्चन लगे मैंने वही कंटेंट आपको दिया है। अगर आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को बार बार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।